नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है इल्जाम। नई नवेली बहू तनु ने घर में प्रवेश करने के लिए अपने दाहिने पैर के आगे बढ़ाया ही था कि कुछ औरतों की नजर उसकी पैरों की उंगलियां पड़ी। उसकी पैरों की उंगलियां अंगूठे से भरी थी, इसलिए लोग दबी जबान से औरतें आपस में बातें करने लगी। देखा तुमने, बहू के पैर की उंगलियां उसके पैर से अंगूठे से भरी है। अरे ऐसी लड़कियां कभी ससुराल निभा ही नहीं पाती, बल्कि पति को दबा कर रखती है। क्या सोचकर ऐसी बहू को घर में लेकर आए हैं ये लोग। एक ही बेटा था, थोड़ा भी तो दिमाग नहीं लगाया, कहीं बहू से लेकर अलग हो गई तो। जिसे सुनकर सास बिरजा जी का मन में डर बैठ गया। इकलौते बेटे वरुण के अलग होने की कल्पना ने ही उन्हें झकझोर कर रख दिया। लेकिन ये बातें उनके अलावा उनकी बहू तनु को भी सुनाई दे रही थी और अपनी सास के चेहरे पे बदलते हुए हाव भाव को देखकर उसे हैरानी हो रही थी। उसकी सास इन सब बातों को मानती थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर सारी रस्मों रिवाज हो जाने के बाद बिरजा जी के दिमाग में कई तरह की खिचड़ी पकने लगी। आखिर ऐसा क्या करे कि जिससे वरुण और तनु को प्यार पनप ही न पाए। इसलिए जब घर से मेहमान रवाना हुए तभी बिरजा जी अपनी ननद सुमिति जी को घर पे ही रोक लिया। सुमति जी ने बिरजा जी को कुछ समझाया और दोनों अपनी योजना पे अमल करने लगे। आज वरुण और तनु की सुहागरात थी। वरुण के कमरे को फूलों से सजाया गया था। बिरजा जी ने खुद अपनी बेटी मीनू को भेजकर तनु को तैयार करवाया था। रात को तनु कमरे में ही थी। इधर मीनू और वरुण के बीच में हंसी ठिठोली चल रही थी कि बिरजा जी अचानक जोर से चिल्लाए, हाय राम, मैं तो मर गई। अचानक से सब लोग बिरजा जी के कमरे की तरफ आगे देखा तो बिरजा जी जमीन पे पड़ी हुई है। उन्हें देखते ही वरुण और मीनू एक साथ बोले, क्या हुआ मम्मी। इससे पहले कि बिरजा जी कुछ कहती, सुमति जी बोली, अरे भाभी का पैर फिसल गया है और वो गिर गई है, शायद मोच आई हो, देखो जरा। नहीं नहीं जीजी, मोच तो नहीं आई है और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मुझसे तो खड़ा भी नहीं होते बन रहा है। बेटा वरुण, जरा सहारा देकर उठा तो सही। आखिर वरुण ने सहारा देकर बिरजा जी को उठाया और कहाते हुए अपनी माँ को बिस्तर पे लेटाया। हाय, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मालिश कर दे तो अच्छा है। इतने में मीनू बोली, मम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारे में बिटिया से ये सब नहीं करवाया जाता। जब घर में बहू है तो बहू ही करेगी। आज वो तेरी माँ की सेवा कर देगी और यही तेरी माँ के पास हो जाएगी। सुमिति जी ने कहा तो वरुण और मीनू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर क्या कर सकते थे। आखिर मीनू तनु को बुला लाई। तनु ने आकर बिरजा जी के कमर की मालिश की। उसके बाद उसके पैर दबाने लगी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वरुण कमरे में जाकर सो गया और तनु बिरजा जी के साथ उसके कमरे में। लेकिन रात को बिरजा जी उसके खर्राटे भरते और आराम से सोते देखकर तनु के मन में यही बात आ रही थी कि कहीं सासू माँ नाटक तो नहीं कर रही है। दूसरे दिन सुबह बिरजा जी कहारते हुए जैसे तैसे कमरे से बाहर आई और हॉल में आकर सोफे पे बैठ गई। वही तनु को पहली रसोई की रस्म के नाम पे सुमिति जी काम पे लगा दिया। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी वरुण तनु आपस में बात तो कर ले। खाना खाते समय कहीं से कहीं नहीं लग रहा था कि बिरजा जी को दर्द है, बल्कि बैठी बैठी वो तो तनु के काम में मीन देख निकाल रही थी। अभी वो मीन देख निकाल ही रही थी कि इतने मुन्नू ने कहा, क्या मम्मी, आपकी बातों को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आपकी कमर में दर्द है। कहीं बहू के आते ही आप भी टिपिकल सास की तरह नाटक तो नहीं करने लगी। मीनू ऐसा कहकर जोर से हंसने लगी। सबकी नजरें अपनी तरफ देखकर बिरजा जी खिसियाते हुए बोली, हाँ हाँ, जिसको लगती है उसे ही पता चलता है। अब तू ही मेरा मजाक बना ले। अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्यों बुरा मान रही हो। जब तनु घर के काम से फ्री हुई तो बिरजा जी वरुण को बोली, मुझे तो डॉक्टर के पास लेकर चलो, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। ईश्वर ने लाल जी के कहा, अरे मैं चलता हूँ, वरुण को क्यों परेशान कर रही हूँ। तो बिरजा जी उन्हें झिड़काते हुए बोले, आप तो रहने दो, देखा तो ऐसे रहे जैसे बड़ी सेवा करते हो मेरी। मेरा बेटा मुझे ले जाएगा तो कोई परेशानी है क्या। अरे पर भाग्यवान, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि कम से कम पता तो हो कि तुम्हें कौन सी दवाई किस समय देनी होगी,
है, आखिर तुम्हारे साथ कमरे में तो मैं ही रहता हूँ। हाँ, बड़े आए मेरी सेवा करने वाले, आप तो घर पे बैठे हो। वरुण मुझे दिखाएगा, और वही बात, कौन देगा, कौन सी दवाई लेनी है। अपने पति से बेझिझक वीणा जी रवाना होने के लिए अपने स्लीपर पहन रही थी। तभी तनु अपनी सास के पैर की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। कभी उनके पैर की तरफ देख रही थी तो कभी अपने ससुर जी की तरफ। अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी भी दिमाग में वही बातें चल रही थी कि मेरे पैर की अंगुलिया को देखकर बेटा कहीं बहू की मुट्ठी में ना आ जाए, इस बात का डर लग रहा है। और यहाँ तो इनके पैर की बनावट इनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी की इनकी मुट्ठी में है। हे भगवान, ये दुनिया ही बड़ी अजीब है। पति भी मुट्ठी में चाहिए और बेटा भी मुट्ठी में चाहिए। आखिरकार वरुण वीणा जी को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ तो सुमति जी उनके साथ ही हुई। वीणा जी को सुमति जी के साथ बाहर बिठाकर वरुण डॉक्टर के कैबिन में चला गया। पीछे से वीणा जी सुमति जी से बोली, जी ऐसे कैसे काम चलेगा? आखिर कब तक मैं बहू बेटे को दूर रख पाऊंगी? देखा नहीं कैसे मीनू ने बात पकड़ ली। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर ये नाटक हमें हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बेटे के मन में बहू के लिए गलतफहमी पैदा करनी पड़ेगी, जिससे दोनों का प्यार पनप ही नहीं पाए और ऐसी बहू से हमारे पिंडे छूटे। सुमति जी अपनी अकल लगा ही रही थी कि दोनों को बात किए जा रही थी, लेकिन दोनों में से किसी भी ये नहीं देखा कि वरुण उसके पीछे कब आकर खड़ा हो चुका है और शायद उसकी बातें भी सुन चुका है। इतने वीणा जी की नजर वरुण की तरफ गई। वो तो घबरा गई। वरुण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तो सुमति जी बात संभालते हुए बोले, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? चल जल्दी से तेरी माँ को दिखा लेते हैं। वरुण गुस्से में सुमति जी को देखते हुए बोला, दिखाना क्या है, अच्छी वाली तो है मम्मी, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने बेटे के साथ। अगर इतनी नफरत है तनु से तो शादी ही नहीं करते, कम से कम उसकी जिंदगी बर्बाद तो ना होती। कोई जबरदस्ती तो शादी नहीं हुई हमारी। वीणा जी पहले बोलता कि बना के फिर खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, तो और क्या करती मैं? शादी से पहले अगर उसकी पैर की उंगलियां देख ली होती तो कभी नहीं शादी करती तेरी उससे। कुछ समय तो ठंड के कारण जुराब भी पहन कर आई थी अपनी कमी छुपाने के लिए, और अब मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है। तुझे अपनी मुट्ठी में करके हमारा घर बर्बाद कर देगी। वरुण के अपनी मम्मी के सोच पे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी बात कर रही हो मम्मी? आज के जमाने में ऐसी बातें कौन करता है? अंधविश्वास में अंधे हुए जा रही हो और खुद अपना घर बर्बाद कर रही हो, पर इल्जाम अपनी बहू पे लगा रही हो। उसकी बात सुनकर वीणा जी ने कहा, देख ले, असर दिखाना शुरू कर दिया ना उस अपशकुनी ने। आज बेटे माँ के लड़वा ही दिया, उसके लिए तुम मुझसे लड़ने को तैयार हो गया। घर जाकर सबसे पहले उस अपशकुनी को निकालती हूँ। ठीक है, बिल्कुल निकालो, और उसके साथ मैं भी जाऊंगा। पैरों की बनावट को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया कि आने वाले वक्त में आपकी बहू आपके बेटे को मुट्ठी में कर लेगी और आपका बेटा आपका ना रहेगा। तो एक बात बताओ मम्मी, आपके पैरों की बनावट तो सही है ना? फिर आप ही तो कभी भी पापा को झिझक कर एक तरफ बैठा देती हो। आखिरकार वरुण के घर से निकल जाने की बात सुनकर वीणा जी चुप हो गई, लेकिन इतनी बहस के बावजूद भी वीणा जी मानने को तैयार नहीं थी। घर आने के बाद सुमति जी का शक और अंधविश्वास का कीड़ा वीणा जी को देखकर अपने घर रवाना हो गई, और इधर वीणा जी अपने अंधविश्वास में जी रही थी। वक्त यूं ही बीत रहा था, लेकिन तनु को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पति का प्यार था, ननद का साथ था, ससुर का आशीर्वाद था, इसलिए वीणा जी से कुछ ज्यादा कह नहीं पाती। सब इसी तरह हंसी खुशी जी रहे थे, इसी उम्मीद के साथ कि कभी तो वीणा जी अपने अंधविश्वास को छोड़कर तनु को मन से अपना पाएगी। ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।